नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं आखिरी सड़क नॉवल का 7वां पार्ट। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आखिरी सड़क नॉवल का 7वां पार्ट। पायल के हाथ पुष्ट की तरफ बंधे हुए थे। जिस रस्सी से बंधे हुए थे वो भी जल चुकी थी, पर उसकी गांठें अभी नहीं जली थी। पायल के मुंह पर भी कुछ चिपका हुआ था, वो भी जल चुका था। वो कोयले की तरह काली पड़ी थी। करीब ही एक केन उल्टी पड़ी हुई थी। मधुर ने उसे उठाकर सूंघा। उसमें पेट्रोल की बू आ रही थी। आग पर काबू पा लिया गया था, वरना ये आग पूरी हवेली में फैल सकती थी। अगर विलासा अपने कमरे से साहस दिखाकर नहीं आती तो आग बेकाबू हो जाती, और फिर न जाने इसका क्या अंजाम होता। थैंक्स विलासा, अब्बास ने उसका हाथ चूम लिया। तुमने कम से कम हमारी जान तो बचा ली, वरना आग पूरी हवेली में फैल जाती और मैं भी आग में भस्म हो जाती। पर यह सब क्यों हुआ? वो बौना हम सबको क्यों मारना चाहता है? विलासा बोली। और पायल ने दरवाजा कैसे खोल दिया? जब किसी के कहने पर नहीं खोलती तो फिर कैसे खोल दिया? पायल खन्ना की मैनेजर थी, मधुर बोला। तो क्या खन्ना ने दरवाजा खुलवाया? यकीनन। और फिर उस बौने को रास्ता दिया। बौना पेट्रोल लेकर आया था, या पेट्रोल पहले से यहाँ किसी स्टोर में रखा था। कमरे में घुसकर पहले तो पायल के हाथ पुष्ट से बांधे गए। उसके मुंह पर मेडिकल टेप चिपका दिया गया ताकि वो चीख पुकार ना मचा सके। मधुर किसी जासूस की तरह टुकड़े जोड़ रहा था, और ये काम खन्ना ने किया होगा। जब वो ये काम कर चुका तो उसने बौने को रास्ता दिया। 1 मिनट, अब्बास ने टोका। अगर उसने पायल को बेबस कर दिया था तो पेट्रोल उठाकर आग लगाने के लिए बौने की क्या जरूरत थी? वो खुद भी ये काम कर सकता था। शायद बौना पेट्रोल की कैन लेकर बाहर से अंदर आया था, लेकिन किस रास्ते अंदर आया? हो सकता है खन्ना ने हवेली का मुख्य द्वार खोलकर उसे अंदर बुला लिया हो, मधुर बोला। वो अकेला नहीं था मिस्टर मधुर, अब्बास ने कहा। उसके साथ डॉक्टर बासु भी था। यहां बहस करने की बजाय क्यों ना नीचे ड्राइंग रूम में चलकर देखें, विलासा ने उन्हें टोका। हाँ, ये ठीक रहेगा। 1-2 बाल्टी पानी और डाल दे, कहीं कहीं से आग अब भी सुलग रही है। उन्होंने कुछ पानी और डाला। फिर जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि आग पूरी तरह बुझ चुकी है, वो नीचे की तरफ चल पड़े। तुम पत्थर हटाकर बाहर निकल जाना, गेट खुला है। मैं अभी आया, तुमसे बाहर मिलूंगा, बौने ने कहा और पलट पड़ा। बौना तेज तेज दौड़ रहा था। बासु ने पलट कर देखा, वो बहुत तेजी से उस तरफ चल रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। वो हवेली की इमारत की तरफ बढ़ गया। बासु पत्थर हटाने लगा। बौना ठीक उस जगह पहुंचा जहां बाथरूम था। वो चबूतरे पर चढ़ गया। बाथरूम का रोशनदान भी खुला था। उसने झांक कर अंदर देखा। बाथरूम का शावर चल रहा था। खन्ना नंग धड़ंग उसके नीचे बैठा था, लेकिन कोई हरकत नहीं कर रहा था। पानी उसके सिर से होता पूरे बदन पर गिर रहा था। ऐसा लगता था जैसे खन्ना के जिस्म में जान ही नहीं है, या वो शावर चलाने के बाद बेहोश हो गया था। और हुआ भी यही था। नहाते समय उसका पांव फिसला और सिर दीवार से जा लगा। फिर वो चेतना शून्य होकर वहीं बैठा रहा। बाथरूम का दरवाजा उसने अंदर से बंद कर लिया था, जिसे बौने ने अंदर आने के लिए खोला था। बौना रोशनदान के रास्ते दोबारा अंदर आ गया। वो धीरे धीरे चलता हुआ पहले बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद देखकर वो संतुष्ट हो गया। उसके बाद उसने खन्ना को ठोकर मारी और फिर झुककर उसके गाल थपथपाए। बौने ने शावर बंद नहीं किया, बल्कि खन्ना को उसके नीचे से खींचकर चित लेटा दिया। उसके बाद वो खन्ना के सीने पर दाएं बाएं पैर करके बैठ गया और खन्ना को होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में खन्ना को होश आ गया। बौने को अपने सीने पर सवार देखकर उसकी गिग्गी बन गई। उसने चीखना चाहा पर चीख नहीं पाया। बौने के पतले होंठ मुस्कुराहट की शक्ल में फैल गए। अब तो सुनेगा और मैं बोलूंगा, बौने ने धीमे स्वर में कहा। विराट खन्ना है ना तेरा नाम? विराट ने सिर हिलाकर हामी भरी। चीख पुकार मत मचाना, वरना। बौने ने पुष्ट की तरफ बैग में हाथ सरकाकर एक खंजर निकाल लिया। खंजर खन्ना की गर्दन पर रख दिया। खन्ना की आंखें फटी हुई थी, जुबान तालू से चिपक गई थी। अब तू सोच रहा होगा कि मैं तुम सबको यहां क्यों लाया और क्यों तुम सबको खत्म करने का प्लान बनाया। तो सुन,
सबसे पहले मैंने ड्राइवर गुलशन की हत्या की क्योंकि वो वापस भाग रहा था। मेरा नाम गोलू है और मेरी डी कंपनी है। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो लड़कियों के साथ उसकी इच्छा के बिना उसका यौन शोषण करते हैं। मेरी गौरी के साथ बलात्कार हुआ था, इसी हवेली में हुआ था। दहशत से पीले पड़े खन्ना की आंखें रहम की भीख मांग रही थी। गौरी की शादी एक मासूम नौजवान से हुई थी। इस गांव की एक बेरहम रस्म थी। हवेली का जमींदार विष्णु प्रताप बड़ा ही खूंखार इंसान था। सारा गांव उसके सामने बेबस था। गांव की सब जमीनें उसके पास गिरवी पड़ी थी। वो कभी भी गांव की गलियों में घुसकर अपने कारिंदों के साथ जाता और गलती करने वाले या उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को या तो सरेआम गोली मार देता या कोड़ों से उनकी खाल खींच लेता। इतना कहकर बौना कुछ पल के लिए रुका। थोड़ी देर में यह हवेली आग में जलकर भस्म हो जाएगी और कोई नहीं जान पाएगा कि यहाँ क्या हुआ था। गोलू ने आगे कहा, हवेली के सामने सड़क का आखिरी छोर है। उसके बाद गांव के लिए दाएं बाएं रास्ते जाते हैं। मैं गौरी से प्यार करता था और बारातियों के बस में छत पर बैठा था। मैं गौरी से शादी करना चाहता था। काश कि ऐसा होता तो आज तुम सब लोग जिंदा होते। हवेली के सामने बारात रुक गई। बाराती बस से उतरे लेकिन अपने अपने घर को चले गए और जिस कार में दूल्हा दुल्हन थे वो कार हवेली में दाखिल हो गई। मैं बस से उतरकर उसी तरफ आ गया। मैंने गांव के एक आदमी को रोककर पूछा कि क्या दूल्हा इसी हवेली में रहता है। जवाब में उसने मुझे रस्म के बारे में बताया। तब मैं हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। शाम हो चुकी थी। अंधेरा फैलने लगा था। मैं छिपता छुपाता गेट के अंदर चला आया। मैंने देखा कि दुल्हन को वहीं उतार कर दूल्हा वापस लौट रहा है। वो बेहद उदास था और कुछ विरोध भी कर रहा था। बौने ने गहरी गहरी सांसें ली। उसकी आंखों में अंगारे से भर से गए थे, जैसे वह दृश्य उसके सामने साकार हो गया हो। कार उस दूल्हे को वापस ले जा रही थी। बौना कहने लगा। अचानक दूल्हा कार से उतर पड़ा और हवेली के मुख्य द्वार की तरफ भागा। दो लठैतों ने उसे रोक लिया। वो जोर से चीखा, गौरी बाहर आ जा, वो शैतान तेरी इज्जत लूट लेगा, बाहर लौटा। गौरी, मैं तेरे साथ ये शैतानी खेल नहीं खेलने दूंगा। सच बताऊं, उस वक्त मेरी टांगें कांप गई। मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि दूल्हे की मदद के लिए उनसे लड़ पाता। बहुत कमजोर था मैं। मैंने देखा गौरी वापस आ गई। वो दौड़ती हुई आई थी। वो दौड़कर दूल्हे के पास आई और उससे लिपटकर रोने लगी। तभी जमींदार विष्णु प्रताप प्रकट हुआ। वो लंबे चौड़े डील डॉल का इंसान था। बड़ी बड़ी मूछें थी। रोबीले चेहरे का था। वो अचकन पहने हुए था। गले में 2-3 हीरे मोती की मालाएं पड़ी थी। लठैत गौरी और दूल्हे को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए रुका। उसकी आंखों में आंसू डबडबाए। उसने एक हाथ से आंसू पोंछे। जमींदार उन दोनों के पास आया। वो इस तरह से चिपके हुए थे कि लठैत उन्हें छुड़ा नहीं पा रहे थे। अलबत्ता दूल्हे पर लात घूंसे जरूर पड़ रहे थे। तभी जमींदार वहां पर आ गया। उसने अचकन की जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाली और नौजवान को सटाकर गोली चला दी। नौजवान चीखे मारकर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसका बंधन ढीला पड़ गया और वो गौरी के कदमों में गिर पड़ा। जमींदार ने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ हवेली के अंदर ले गया। मैं नहीं जानता कि जमींदार सारी रात गौरी को कैसे रौंदता रहा। मैं कर भी क्या सकता था। मुझे लठैतों ने देख लिया और इसके पहले कि वो मुझे मार डालते, मैं हवेली के गेट से निकलकर बाहर भाग गया। उसके बाद मैंने गौरी को कभी नहीं देखा, सिर्फ अफवाहें ही सुनी। गौरी की तलाश में मैं भटकता रहा और इसी गांव में रहने लगा। तभी बाहर आहट सुनाई दी। मधुर और अब्बास खन्ना और बासु को तलाश रहे थे। अगर गौरी जिंदा हुई तो आगे की दास्तान। तभी बाथरूम का दरवाजा थपथपाया गया। दरवाजा खोलो, मधुर चिल्लाया। अब्बास ने किचन तोड़ डाला। विलासा हवेली के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ी। कौन है अंदर, बासु या खन्ना? मधुर दरवाजा बजा रहा था। बौने ने खंजर की धार खन्ना की गर्दन पर फेर दी, फिर उसका पूरा सिर काट डाला। उसने इतने पर ही सब्र नहीं किया, खन्ना का गुप्तांग भी काट डाला। खन्ना का सिर बालों से पकड़कर वो उछलकर रोशनदान पर चढ़ गया और बाहर चबूतरे पर कूदकर गायब हो गया। बौना सीधा डॉक्टर बासु के पास पहुंचा। उसने खन्ना का सिर रास्ते में ही फेंक दिया। बासु अधिकांश पत्थर हटा चुका था। गोलू उसकी मदद करने लगा। मधुर ने दरवाजे पर टक्करें मारनी शुरू कर दी। अब अब्बास भी उसका साथ देने आ गया। अंदर है कौन, बासु या खन्ना, या दोनों ही हैं? शावर चल रहा है और कोई रिप्लाई नहीं है, अब्बास बोला। अचानक विलासा ने चिल्लाते हुए कहा, जरा इधर आओ। दरवाजे पर चोटें बरसाते मधुर और अब्बास छिटक गए। दोनों एक साथ पलटे। देखो इधर, विलासा ने कहा। वो दरवाजे में बने उस सुराख से बाहर देख रही थी जो उन्होंने अंदर आने के लिए दरवाजा तोड़कर बनाया था।
विलासा की आंखें फटी फटी सी थी। वो सुराग के सामने से हट गई। अब सबसे पहले मधुर ने बाहर देखा। देखकर उसके चेहरे पर तरह तरह के रिएक्शन उभरे। लोहे के गेट पर उसे डॉक्टर बासु और बोना पत्थर हटाते दिख रहे थे। देखो अब्बास, मधुर सुराग से हट गया। अब्बास ने भी बाहर देखा, फिर मधुर की तरफ देखा। ये मौका हम हाथ से नहीं जाने देंगे, अब्बास ने कहा और फिर हवेली का दरवाजा खोल दिया। रुको तो, विलासा ने उसे रोकना चाहा। तुम खन्ना को देखो, बाथरूम में खन्ना ही है। लेकिन ये बासु बौने के साथ? मधुर सोच में पड़ गया। इसका मतलब सारे गेम का मास्टरमाइंड बासु ही है। इन दोनों को गोलियों से छलनी करना है अभी। अब्बास दीवानों की तरह गेट की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे पीछे मधुर भी था। उन पर इस कदर पागलपन सवार था कि बिना सोचे समझे दोनों ही गेट की तरफ गोलियां बरसा रहे थे। तभी गेट खुल गया और सबसे पहले बौना कूदकर बाहर भागा। बासु भी बाहर जाना चाहता था, पर उसी वक्त उसकी पुश्त में एक नहीं दो गोलियां पेवस्त हो गई और वो लड़खड़ाकर गेट के बीचों बीच गिर पड़ा। मधुर और अब्बास पगलाए से अब भी गोलियां चला रहे थे। डॉक्टर बासु का जिस्म गोलियों से छलनी हो गया था। वो बासु का शव लांग कर गेट से बाहर दौड़ पड़े, लेकिन बौना गोलू उन्हें कहीं नजर नहीं आया। वो काफी देर तक उसे तलाश करते रहे और फिर वापस गेट की तरफ आ गए। लेकिन जब वो गेट की तरफ पलटे तो उनके छक्के छोड़ गए। गेट लॉक हो चुका था। अब दोनों गेट के अंदर नहीं जा सकते थे और शाम ढलने लगी थी। उनकी मैगजीन भी खाली हो गई थी। अब वो किसी पर फायर भी नहीं कर सकते थे। वो जोर जोर से गेट पर लात घूंसे बरसाने लगे, पर गेट तस से मस नहीं हुआ। दोनों थककर वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद मधुर कांपते हुए बोला, विलासा की जान खतरे में है। नहीं, बौना बाहर है और हम इसी गेट पर डटे रहेंगे, अब्बास बोला। उसे अंदर नहीं जाने देंगे। अब उन्होंने अपनी अपनी गन चेक की। गन की मैगजीन खाली हो चुकी थी। दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगे। अब दोनों ही निहत्थे थे। कभी कभी खाली गन से भी लोग डर जाते हैं, अब्बास ने धीमे स्वर में कहा। मैंने परशुराम शर्मा का एक नॉवल पढ़ा है। पिस्तौल खाली है, इसके किरदार खाली पिस्तौल से ही एक गैस स्टेशन लूट लेते हैं। फालतू के ख्यालात दिमाग से उतार दो। नॉवेल और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारा यहाँ जिस फितने से पाला पड़ा है वो बेहद ही खतरनाक, लोमड़ी की तरह चालाक दिमाग वाला और जल्लाद किस्म का है। ये इंसान का काम नहीं हो सकता मधुर। जरूर वो कोई शैतानी रूह है। रात का अंधेरा फैलने लगा है। मुझे तो विलासा की फिक्र हो रही है। वो हवेली में अकेली है। जब तक हम इस गेट पर डटे हैं वो हरामी अंदर नहीं जा सकता। वो बाहर ही है और अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अब्बास बोला। अगर वो यहाँ आया तो हम दोनों ही निहत्थे उसका मुकाबला करेंगे और उसे किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ, जंग होगी, आखिरी सड़क की जंग। मधुर की आवाज में हल्की सी गुर्राहट थी। अब्बास को महसूस हुआ कि मधुर का खौफ अब बिल्कुल खाक हो गया है। दोनों गेट से पीठ टिकाए बैठे थे और सामने सुनसान पड़ी सड़क को घूर रहे थे। थोड़ी देर में चांद निकल आएगी, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चांद नहीं निकलेगा, मधुर बोला। आज अमावस की रात है। तुम्हें कैसे पता? मेरी घड़ी में दोनों तरह के कैलेंडर है, मधुर ने जवाब दिया। उसके बाद दोनों खामोश हो गए। विलासा हथौड़े से बाथरूम का दरवाजा तोड़ रही थी। हवेली के भीतर अंधेरा फैलने लगा था, जो तेजी के साथ गहरा होता जा रहा था। जब तक विलासा ने हथौड़े का आखिरी प्रहार किया, तब तक अंधेरे ने अपना दामन फैला लिया था। विलासा ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन की। वो स्विच बोर्ड के पास पहुंची। उसने ड्राइंग रूम में रोशनी करने के लिए स्विच ऑन किया, लेकिन रोशनी नहीं हुई। इसका सीधा सा मतलब था, या तो जनरेटर ऑन नहीं है या फिर उसका तेल खत्म हो गया है और वो ठप हो गया है। मोबाइल की टॉर्च जलाए विलासा स्टोर रूम में आ गई थी। वहां रखा काट कबाड़ उलटने लगी। एक जगह उसे लालटेन रखी दिखाई दी। फिर उसे एक डिब्बे में कुछ मोमबत्तियां भी मिल गई। उसने जनरेटर चेक किया, जनरेटर ऑन किया, पर वो घर घर आकर खामोश हो गया। अब वो समझ गई कि जनरेटर का तेल खत्म हो गया है। वो खामोशी के साथ चलती हुई हवेली के उस गेट तक पहुंची जो लोहे का था और इस वक्त बंद था। वहां उसे बासु की लाश पड़ी दिखाई दी, जिसके जिस्म पर गोलियों के निशान थे। बासु पत्थरों के ढेर पर पड़ा था। विलासा ने लालटेन एक पत्थर पर रख दी और उस गेट के पास आकर बाहर की आवाजें सुनने लगी। बाहर से आने वाली धीमी धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। विलासा ने एक पत्थर उठाकर लोहे के दरवाजे पर मारा ताकि बाहर तक आवाज चली जाए। फिर चिल्लाकर बोली, कौन है वहां? आवाज बाहर तक चली गई। बाहर से मधुर चिल्लाया, विलासा। हाँ, मैं हूं, वो चिल्लाई। तुम यहां क्यों आ गई? गेट नहीं खुल सकता। मैं अब्बास के साथ गेट पर बैठा हूं। किसी तरह चार दीवारी पर चढ़ने की कोशिश करो और अंदर आ जाओ।
बाहर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये मुमकिन नहीं, वैसे भी रात हो चुकी है। तुम वापस जाओ और अपने बेडरूम को अंदर से बंद कर लो। किसी भी सूरत में बाहर मत आना। जाओ प्लीज। हम उस बौने का खात्मा करके ही आएंगे। वो जरूर आएगा, बस उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। जाओ तुम। विलासा जैसे ही पलटी, उसे माउथ ऑर्गन की वही चिर परिचित धुन सुनाई दी। बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। विलासा आगे बढ़ती गई और धुन दूर होती चली गई। धुन सुनते ही दोनों चौकस हो गए। उधर विलासा अपने बेडरूम की बजाय हवेली की छत पर आ गई। यहां से वो बाहर का नजारा देख सकती थी, पर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो चांद निकलने का इंतजार करने लगी। तभी कहीं दूर तुरही बजने लगी, ठीक उसी तरह जैसे पुराने जमाने में युद्ध से पहले तुरही बजाई जाती थी। विलासा मुड़कर टेरेस की दूसरी तरफ आ गई। यहां से गांव की तरफ देखा जा सकता था। तुरही की आवाज उसी तरफ से आ रही थी। फिर एकाएक ढोल नगाड़े बजने लगे। ऐसा लगता था ये नगाड़े हर तरफ बज रहे हैं। फिर अचानक मशालें रोशन हो गई। गांव के घरों के दरवाजे धाड़ धाड़ खुलने लगे और मशालें लहराने लगी। ये आवाजें मधुर और अब्बास ने भी सुनी। उनके दिल तेज तेज धड़कने लगे। दोनों खड़े हो गए, ठीक उन योद्धाओं की तरह जो किसी भी सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हो। हमें किसी भी कीमत पर इस गेट से नहीं हटना है, मधुर बोला। पर यह हो क्या रहा है? तुरही, ढोल नगाड़े और अजीब सा शोर है। कुछ मशालें भी जल रही हैं। अब्बास के स्वर में कंपन था। जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा। गांव के विभिन्न गलियों से अजीबोगरीब शक्ल के लोग बरामद हो रहे थे। वे एक जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे कुछ कंकाल नाचते हुए आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो कोई बारात हो, भूतों की बारात। नन्हे मुन्ने राही हैं, गांव के बाराती हैं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ये आवाज किसी स्पीकर से सुनाई दे रही थी। कोरस के शक्ल में अनेक आवाजें उभर रही थी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्पीकर पर फिर आवाज आई, आज अमावस की रात है। कोरस, बात है क्या बात है। पुनः स्पीकर पर आवाज आई, आज मेरी बारात है। कोरस, बात है क्या बात है। स्पीकर, जमकर दावत होगी यारो। कोरस, इंसानों का मांस है, मांस है। ये आवाजें निकट आती जा रही थी। अब वो जुलूस सड़क पर आ गया था। आगे कंकाल नाच रहे थे। पीछे मशाले लिए जुलूस चला आ रहा था और मशाल की रोशनी में उनके बेढंगे जिस्म नजर आ रहे थे। किसी के हाथ नहीं थे, किसी का सिर ही गायब था। किसी की जटाएं घुटनों तक फैली हुई थी। कोई पतला था, कोई मोटा, कोई ठिकना था, कोई लंबा था। किसी का एक पैर गायब था और वो एक पैर से ही चलकर आ रहा था। उन्होंने अजीबोगरीब लिबास पहने हुए थे। कोई ओवरकोट पहने था, कोई सिर पर कैप लगाए था। किसी ने काला चश्मा पहना हुआ था तो किसी की आंखें ही गायब थी। कोई गंजा था, कोई बिल्कुल नंग धड़ंग था। ऐसी ऐसी शक्लें थी कि किसी भी जिंदा दिल इंसान को उन्हें देखते ही गश आ जाता। वो सड़क पर ढोल ताशे और तुरही बजाते बढ़ रहे थे। अचानक वो बौना नजर आया जो घोड़ी पर सवार था और दूल्हा बना बैठा था। उसके सिर पर पगड़ी थी, गले में नोटों की माला थी। वो इस समय पूरी सज धज के साथ ठसके से घोड़ी पर बैठा था। उसी घोड़ी पर स्पीकर टंगा हुआ था और माइक बौने के हाथ में था। उसके आगे गाजे बाजे बजाने वाले थे और वे नाच रहे थे। फिर एक पालकी सी नजर आई जिस पर पर्दा सा पड़ा हुआ था। दो लोग पालकी उठाए हुए थे। अब्बास को तो जैसे सांप सूंघ गया था। मधुर ने उसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था। ये अजीबोगरीब बारात हवेली के फाटक से कुछ दूरी पर आकर रुक गई। मशालों की रोशनी अब मधुर और अब्बास पर पड़ रही थी। बौने ने हाथ उठाया और ढोल ताशे बजाने बंद हो गए। अब वो घोड़ी से नीचे उतरा। उसने इस समय भी फौजी बूट पहने हुए थे। वो फाटक की तरफ बढ़ने लगा। अब्बास की धड़कनें तेज होने लगी। बौना उन दोनों के पास आकर रुक गया। उसके हाथ में अब भी माइक था। शायद स्पीकर ब्लूटूथ से काम कर रहा था। दो जिंदा है, दोनों हरामजादे जिंदा है, उसने माइक पर कहा। दावत की रात है, दावत की रात है, कोरस गूंजा। दो इंसानों का जिंदा खून है, बौना माइक पर बोला। रात को कोई ना मून है, कोरस सुनाई दिया। मधुर ने अपने जिस्म को कठोर बनाया और जोरदार घूंसा उस बौने के सिर पर ऊपर से ठोक मारा। बौना धड़ाम से गिरा। मधुर ने उसे ठोकरों पर ले लिया। बौना लड़खड़ाता हुआ पीछे लुढ़का और फिर उछलकर घोड़ी पर सवार हो गया। ये तो पृथ्वीराज चौहान वाली बात हो गई भाइयों, उसने माइक पर कहा। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध लड़कर ही संगीता को उठाया था। खून पी जाए इनका, एक भीम का स्वर गूंजा। बैठ जाओ सब, पहले बातचीत से मामला हल करते हैं, बौने ने कहा और सब बैठ गए।
फिर बौना जोर से माइक पर बोला, ये मेरी पंचायत है जिसका सरपंच भी मैं हूं और जल्लाद भी मैं हूं। सुनो सुनो दोनों सूरवीरों, लगता है तुम हमसे जंग लड़ने के मूड में हो, पर फैसला तो मुझे ही सुनाना है। कुछ कहना है तुमको, बोलो। एक भी हरामी अगर उधर आया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मधुर ने खाली गन तान दी। अरे ये तो हमें बंदूक से डरा रहा है, बौने ने ठहाका लगाया। इसे पता नहीं होगा कि मुर्दा लोग गोलियों से नहीं मरते। चलाने दो ससुरे को गोली। मैं कहता हूं आगे मत बढ़ना, मधुर चीखा। अबे क्यों मेरी शादी में खलल डाल रहा है? मैं अपनी गौरी से शादी करने आया हूं, वो हवेली में मेरा इंतजार कर रही है। ये बेचारे तो सिर्फ अमावस की रात जागते हैं, वरना मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं। इनकी दावत है आज। ये सिर्फ आदमी का मांस खाते हैं, आदमी का खून पीते हैं, फिर खा पी कर सो जाते हैं और फिर अगली अमावस को जागते हैं। हमें हवेली में जाने दे, रास्ते से हट जा। हटा कर देख, आओ कौन सा आता है, मधुर गरजा। ये कैसा आदमी है बॉस? एक बोला। हम भूत प्रेतों से भी नहीं डर रहा। अबे ये फिल्म का हीरो है, साला कुछ तो हाथ पैर मारेगा ही। देखा नहीं कैसे मुझ पर लात घूसे चलाए? बौना बोला, देख हीरो, तुझे तो ये पता होगा कि तुम दोनों के अलावा मैंने सबको ठिकाने लगा दिया। मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ता, पर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें बचा लिया। देखो रास्ते से हटो, मैं बारात लेकर आया हूं, दुल्हन को डोली में बिठाकर ले जाऊंगा और तुम दोनों को कुछ नहीं करना। कौन सी दुल्हन है हवेली में? गौरी, मेरी जान है वो। तुम लोग उसे विलासा के नाम से जानते हो, पर वो मेरी गौरी है। मधुर को याद आया, विलासा को एक बार दौरा पड़ा था तो चोटी वाला ने उसका नाम गौरी ही बताया था। तुम लोगों को मारने की दो वजह है, बौने ने कहा। पहली वजह तो यह है कि तुम सबको मारे बिना गौरी से मेरा ब्याह नहीं हो पाता। तुम सब दीवार बनकर खड़े हो जाते जैसे अब खड़े हो। दूसरी वजह यह है कि मुझे बारातियों को दावत भी तो देनी थी, और ये सब सिर्फ आदमी का मांस खाते हैं, आदमी का खून पीते हैं। बहुत से भूतों ने अपने दांत चमकाए, होठों पर जुबान फेरी। भाई लोगों, हम जिंदा इंसान नहीं हैं जो तुम हमें मार दोगे। हम तो सोन चिड़ैया हैं, कभी इस डाल कभी उस डाल। सिर्फ मेरे अंदर वो ताकत है जो मैं रात दिन काम कर सकता हूँ। ये सब सिर्फ अमावस को ही जागते हैं, वरना लुंज पुंज पड़े रहते हैं। कुछ भी हो, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। इस बार अब्बास में भी जोश भर गया। भूत कैसा भी हो, जिंदा इंसान से टक्कर नहीं ले सकता। इंशाअल्लाह हम टकराएंगे, और ऐसा टकराएंगे कि सदियों तक भूत हमसे खौफ खाते रहेंगे। जेब बात है, बौने ने इधर उधर देखा। चलो रे, शुरू हो जाओ। उसने अपने बारातियों को हुक्म दिया और बाराती दंदनाते हुए आगे दौड़ पड़े। उनके लंबे लंबे नाखून थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके नाखून ही उनके हथियार थे। उनके पैने पैने नुकीले दांत चमकने लगे। जाहिर था उन पर गोली नहीं चलाई जा सकती थी। मधुर खौफनाक जंग लड़ रहा था। वो लात घूंसे बरसा रहा था। कुछ को उसने उठा उठाकर दूर उछाल दिया, फिर वो पलट पलट कर फिर से हमलावर हो जाते। अचानक अब्बास का पांव लड़ते लड़ते फिसला और एक दो बारातियों ने उसकी टांगे पकड़कर खींच ली। वो अब्बास को घसीटते हुए बारातियों की भीड़ में ले गए। अब्बास का सिर पत्थर से भी टकरा गया था। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। मधुर अब्बास को बचाने आगे नहीं बढ़ा। वो किसी भी कीमत पर गेट नहीं छोड़ना चाहता था। वो सब अब्बास पर टूट पड़े और पैने पैने नाखूनों से अब्बास का सीना चाक करने लगे। फिर एक जत्था मधुर की तरफ आया, लेकिन मधुर ने उन्हें लात घूंसे से मार मार कर पीछे धकेल दिया। अब मधुर ने आसपास से पत्थर उठाकर उन पर बरसाने शुरू कर दिए। अचानक बौने की घोड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ी। बौने के हाथ में रस्सी का एक फंदा झूम रहा था। उसने ये फंदा मधुर पर उछाल दिया। फंदा मधुर की गर्दन में अटक गया। मधुर ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा, परंतु तभी फंदा कस गया और बौने की घोड़ी भी घूम गई। मधुर औंधे मुंह गिर पड़ा। अब बौना रस्सी के जरिए उसे खींचता हुआ जा रहा था। उसे रास्ता देने के लिए बाराती काट की तरफ फट गए और उसे रास्ता दे दिया। बौना मधुर को सड़क पर घसीटता काफी दूर तक ले गया। एक पत्थर से मधुर का सिर टकरा गया और वो बेहोश हो गया। बौना कुछ देर तक उसे सड़क पर खींचता रहा, फिर रुक गया। घोड़ी से उतरकर वो मधुर के पास पहुंचा। दो तीन मशालची पीछे पीछे भागते आ रहे थे। बौने ने मधुर को एक ठोकर जड़ दी। अब उसने कोई हरकत नहीं की तो बौने ने वही रस्सी फेंक दी। कुछ बाराती लपक लपक कर वहीं आ गए। जिंदा आदमी का खून है, एक नया नारा लगाया गया। रात को नोमून है, कोरस में कुछ बोल पड़े। ठहरो, बौना बोला, ये मेरा शिकार है। तुम सब लोग मेरे लिए भी कुछ छोड़ोगे या नहीं? पीछे हटो, पीछे हटो, एक नया नारा लगाया। ये दूल्हे राजा का भोजन है, कोरस में सब बोले। फिर मधुर की तरफ बढ़ने वाले रुक गए और पीछे हटते हटते चले गए। अब बौने ने घोड़ी को हवेली की ओर बढ़ा दिया।
गाजे बाजे फिर बजने लगे। सब नाच रहे थे। आगे आगे 4 कंकाल थे। बौना माइक पर कह रहा था, नन्हे मुन्ने राई हैं, गांव के बाराती हैं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सब जय हिंद करते नाचते हुए हवेली के गेट की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे भोले बाबा की बारात चल रही हो। उसमें से कुछ तो चिलम भर भर कर पी रहे थे। फिर बौने ने माउथ ऑर्गन निकाला और उस पर वही चिर परिचित धुन बजाने लगा, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। हवेली के दरवाजे बंद थे। विलासा ड्राइंग रूम में मौजूद थी। एकाएक जनरेटर चल पड़ा और हवेली की लाइटें ऑन हो गई। विलासा ने चौंक कर देखा, फिर वो अंदर गई और उसने दूसरी रोशनियां भी ऑन कर दी। अब वो धुन सुन रही थी, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। बाहर गाजे बाजे का शोर सुनकर वो एक बार फिर छत पर आ गई। उसने हवेली के गेट को खुलते देखा। बौना एक घोड़ी पर सवार था। कुछ अजीब अजीब किस्म के लोग अंदर घुस आए और वो इधर उधर बिखर गए। अचानक हवेली में रंग बिरंगी झालरें जगमगा उठी। शायद वो झालरें पहले से ही दीवार पर फिक्स रहती थी और किसी किसी विशेष अवसर पर ही उन्हें रोशन किया जाता होगा। उसी समय विलासा को न जाने क्या हुआ। उसने जोरदार ठहाका लगाया, खिलखिलाकर हंसने लगी। वो बौने दूल्हे को देखकर हंस रही थी, जो घोड़ी पर बैठा माउथ ऑर्गन बजा रहा था। उसके साथी उन जगहों को खोद रहे थे जहां लाशों को दफनाया गया था। दहशत की बजाय विलासा ठहाके मारकर हंस रही थी। उसके बाद वो छत से आकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। वो उस कमरे के सामने पहुंची जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन इस वक्त वो ताला खुला हुआ था। विलासा ने दरवाजा खोलकर कमरे की रोशनी ऑन की। वहां कई संदूक ऊपर तले रखे हुए थे। उसने सबसे ऊपर रखे संदूकों को खोलना शुरू किया। कुछ संदूकों पर ताले पड़े थे और कुछ खुले हुए थे। ऐसे ही संदूकों को वो खोल रही थी जिसमें ताले नहीं थे। तीसरा संदूक खोलते ही वो रुक गई, मानो उसे मनचाही वस्तु मिल गई थी। संदूक में कुछ वस्त्र और आभूषण रखे थे। ये दुल्हन का सुर्ख जोड़ा था। सोने का गुलबंद था, बालियां थी, चूड़ियां थी और श्रृंगार का कुछ सामान पड़ा हुआ था। उस कमरे में एक आईना और चेयर भी पड़ी हुई थी। विलासा ने सबसे पहले अपने वस्त्र बदले। अब वो दुल्हन के जोड़े में थी। उसने खुद अपना श्रृंगार करना शुरू किया। अपने बालों का जूड़ा बनाया, आभूषण पहने, होठों पर लिपस्टिक लगाई, नथ पहनी, कानों में झुमके डाले, कलाइयों में सोने के कंगन और चूड़ियां डाली। फिर अपने आप को आईने में देखा। वो दुल्हन के रूप में सज संवर गई थी। माउथ ऑर्गन की धुन उसे सुनाई दे रही थी, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। उसके बाद उसने माउजर को साड़ी के नीचे अड़सा और उठ खड़ी हुई। माउजर की मैगजीन फुल थी। उसके पास 11 गोलियां थी। उसके अतिरिक्त भी एक मैगजीन और थी। अब बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया था। अमावस्या की काली अंधेरी रात में हवेली दुल्हन की तरह चमक रही थी। गाजे बाजे बज रहे थे। गड्ढों में दबी लाशें निकाली जा रही थी। बाराती उन लाशों को उठा उठा कर बाहर ले जा रहे थे और दूल्हा माउथ ऑर्गन बजा रहा था। वो अभी घोड़ी से उतरा नहीं था। दूल्हा अब घोड़ी से उतरा। उधर विलासा ने हवेली का दरवाजा खोल दिया था। वो दरवाजा खोलकर बेडरूम में आ गई थी। दूल्हा अकेला ही हवेली में दाखिल हुआ। उसने माउथ ऑर्गन अपनी जेब में सरकाया और इधर उधर देखता हुआ सीधा विलासा के बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। फिर वो कुछ सोचकर रुका, वापस पलटा, हवेली के दरवाजे से बाहर निकला। चलो, अंदर भी 2 लाशें पड़ी हैं, सफाई करो यहाँ। कुछ बाराती अंदर आ गए। बौने ने उनको गाइड किया कि वो दोनों लाशें कहाँ पड़ी है। एक तो पायल का जला हुआ शव है, दूसरी खन्ना की लाश थी। हवेली को अच्छी तरह धोकर साफ कर दो, उसने हुक्म दिया। सब बाराती सफाई में लग गए। दुल्हन पहले वाले कमरे में है, वहां कोई नहीं जाएगा, उसने अगला हुक्म दिया। हवेली में पानी की बाल्टियों के द्वारा सफाई अभियान शुरू हो गया। कुछ बाराती झाड़ू पोंछा लगा रहे थे। उन्होंने दूसरी मंजिल ही नहीं, हवेली की छत भी धो डाली। नन्हे मुन्ने राही हैं, गांव के बाराती हैं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बौना गा रहा था। सब कोरस में गा रहे थे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जयमाला लाओ, 2 जयमाला, बौने ने हुक्म दिया। तुरंत ही एक बाराती ने पॉलिथीन में रखी 2 मालाएं उसे दे दी। फेरे कौन करवाएगा, बौने ने पूछा। एक चोटीधारी बाराती जिसके मुंह में दांत ही नहीं थे, वो मात्र लंगोट पहने था, नंग धड़ंग था, जनेऊ पहने हुए था और माथे पर तिलक भी लगाए हुए था। वो सीना तान कर आगे बढ़ा। अभी सब तैयार कर देता हूं, उसने कहा। इस पंडित के साथ उसका चमचा भी था, जो 2 बड़े थैले लटकाए हुए था। उसने कालीन पर ही काम शुरू कर दिया। बीच में हवन कुंड रखा, फिर सामग्री रखी, रोली से घेरा बनाया, उस पर कुछ इत्र छिड़का,
आम के पत्तों का कलश बनाया, चारों कोनों में 4 दीपक जलाए और फेरों की तैयारी शुरू कर दी। अबे सालो, मेरे जूते कौन चुराएगा? बौने ने अपने बूट उतारते हुए कहा। हम बाराती हैं, एक बोला। हम जूते क्यों चुराएंगे? जूते तो सालियां चुराती हैं, और सालियां या दुल्हन की सहेलियां या नजर नहीं आ रही। ठीक है, तुम लोग मेरे जूतों की हिफाजत करना। एक साली तो थी, पर वो तो मर गई साली, बौना बोला। फिर वो जयमाला के दोनों हार लेकर उस बेडरूम की तरफ बढ़ा जिसमें विलासा दुल्हन के जोड़े में सजी संवरी बैठी थी। जब बौना अंदर आया तो दोनों एक दूसरे को अपलक देखने लगे। कुछ देर तक किसी की भी निगाह नहीं झुकी। फिर बौने की आंखों में आंसू छलक आए। खुली आंखों से टप टप बूंदें गिरने लगी। 14 साल का वनवास, गोलू बुदबुदाया। गौरी, उसने एक माला विलासा की तरफ बढ़ा दी। विलासा ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में माला ले ली। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इमोशनल शॉट दे रही है। जो बीत चुका था उसका सदमा था या किसी और बात का। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए। जयमाला पहनाने के लिए उसे घुटनों के बल उठना पड़ गया। दोनों ने एक दूसरे के गले में माला डाल दी। गौरी, गोलू ने उसे गले लगा लिया और फिर फुट फुट कर रोने लगा। विलासा खामोश रही। उसके होंठ फड़क रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है, बाहर से आवाज आई। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बेडरूम से बाहर निकले। स्वस्तिक वाचन के साथ ही पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। हवन कुंड में अग्नि दी गई। आम की सूखी लकड़ियों में आग प्रज्वलित हुई। दीपक रोशन हो गए। हवन कुंड में थोड़ी घी डालकर सामग्री डाली गई। कुछ बाराती खामोशी के साथ हाथ बांधे बैठे थे। ध्यान रखना, कोई मेरे जूते ना चुरा ले, बौने ने हंसकर कहा। एक बाराती ने उसके जूते संभाल लिए। दूल्हा दुल्हन दोनों ही नंगे पांव थे। दूल्हे की हल्दी रस्म तो हुई थी, परंतु दुल्हन की नहीं हुई थी। ना ही उसके हाथों में मेहंदी थी। दोनों को बंधन में बांधा गया और फिर उन्होंने एक दूसरे को लड्डू खिलाए। उसके बाद फेरे शुरू हो गए। 7 फेरे संपूर्ण होने के बाद दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा, अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाया। दुल्हन ने उसे सोने की अंगूठी पहनाई। रस्म समाप्त होने के बाद दुल्हन हवेली से विदा हुई। उसे पालकी में बिठाया गया। पालकी 2 बारातियों ने उठा ली। दूल्हा घोड़ी पर सवार हुआ और गाने लगा। नन्हे मुन्ने राही हैं, गांव के बाराती हैं, बोलो मेरे संग जय हिंद। सब कोरस में गा रहे थे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सबसे आगे जो बाराती चल रहा था उसने सफेद ध्वजा उठाई हुई थी। सफेद शांति का प्रतीक होता है। इसका मतलब जो कुछ होना था वो हो चुका। अब हर तरफ शांति है, अमन है। अब हवेली में कोई प्रेत नजर नहीं आएगा। अब वहां किसी की मौत नहीं होगी। हवेली के मेन गेट से बारात बाहर निकली। विलासा ने पालकी का पर्दा हटाकर देखा। हवेली अब भी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। बौना अब माउथ ऑर्गन बजा रहा था। जैसे ही बारात गेट से बाहर निकली, हवेली अंधकार में डूब गई। गेट भी बंद हो गया। बारात गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ती रही। विलासा ने पर्दे को थोड़ा सा हटाया हुआ था ताकि वो बाहर का दृश्य देख सके। 2 मसालची उसके दाएं बाएं चल रहे थे। फिर कोई बाराती गला फाड़ फाड़ कर गाने लगा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। सब उसके साथ साथ कोरस में गाने लगे। फिर उसने सुर के साथ साथ गाना बदला। अब वो गा रहा था, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते। इस गाने को सुनकर विलासा सचमुच रो पड़ी, जोर जोर से रो पड़ी। क्या यही उसकी जिंदगी थी? क्या उसका बीता हुआ कल हमेशा के लिए खत्म हो गया था? क्या वो अपनी ग्लैमर भरी दुनिया की चकाचौंध में कभी वापस नहीं लौट पाएगी? क्या अब उसे पूरा जीवन गोलू के साथ बिताना होगा? कैसी त्रासदी थी ये। तो दोस्तों, ये था आखिरी सड़क नॉवल का 7वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।